नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ सुजलॉन के बारे में। सुजलॉन जो इंडिया के नंबर वन विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। अभी देखिए, सबसे पहले किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक चीज को ध्यान रखना है कि उस सेक्टर का फ्यूचर में ग्रोथ कितना है और उस सेक्टर का फ्यूचर में डिमांड कितना है। तो आज अगर मैं देखूं तो रेन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड है वो आज जितना है फ्यूचर में कई गुना ज्यादा बढ़ने वाले है। और रेन्यूएबल एनर्जी में एक लीडर प्लेयर है सुजलॉन। क्यों? क्योंकि देखिए, विंड प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे टाटा भी है, जैसे अदानी भी है, और भी इस तरीके से बहुत सारे एनटीपीसी भी है। इस तरीके से अलग अलग कंपनी इस मार्केट में उतर चुके हैं। फिर भी सुजलॉन के आसपास भी वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सुजलॉन का अगर मार्केट शेयर देखूं विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ओवरऑल 33% का मार्केट शेयर विंड जो इंस्टॉलेशन है उस सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। 33% का मतलब है, देखिए बाकी जो कंपनीज है, अगर 100% मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचे जा रहा है तो उनमें से 33% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके रखा है। तो एक खासियत पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, विंड एनर्जी इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला है। आप ये देख सकते हैं, इंडिया नंबर वन रेन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। 20,000 मेगावाट से भी ज्यादा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कंपनी के पास हो चुके हैं। 13,000 13,000 से भी ज्यादा टोटल देखिए वेटेज जो इंस्टॉल है, मतलब जो विंड टर्बाइन है, तो उसको इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। वो 1900 से भी ज्यादा इसका कस्टमर है, और वो भी ग्लोबली में। इंडिया में भी कस्टमर है और बाहर की कंट्रीज में भी कस्टमर है। तो जो कंपनी इंडिया में भी काम कर रहा है, बाहर की कंट्रीज में भी काम कर रहा है, तो उसका ग्रोथ होना आम बात है। आप देख सकते हैं, कंपनी का 29 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब एक्सपीरियंस है। ऑल ओवर पैन इंडिया में कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी बेसिस में कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी बहुत तेजी से खुद को ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। अभी सबसे पहले मैं इस सेक्टर का ग्रोथ ग्रोथ के बारे में चर्चा करूंगा। अभी ग्रोथ, चलो सबसे पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट क्या फोकस रखे है। अगर गवर्नमेंट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जो मतलब कैपेसिटी है उसको कहाँ तक लेके जाने वाला है। अभी देखिए करेंटली कितना है, इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुके 13.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2023 में हो चुके हैं। अभी इस यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ कितना, तो 74,000 करोड़ के आसपास। तो गवर्नमेंट का टारगेट है यही 2030 में 500 गीगावाट तक लेके जाने की। मतलब कितना बड़ा टारगेट लेके चल रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। साथ ही साथ रेन्यूएबल एनर्जी पावर जो बीड्स है, इसके ऊपर भी कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है। और यहाँ पे बताया जाए कि रेन्यूएबल एनर्जी पावर बीड्स के ऊपर 50 गीगावाट का पर एनुअम जो रेन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर फोकस है, और वो भी 2027 से लेकर 28 तक। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अगर टारगेट रखे हैं तो एक बहुत बड़ा टारगेट तो होगा ही। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि 45% जो मतलब रेन्यूएबल एनर्जी है, मतलब कार्बन जो इमिशन है उसको कम करने वाला है 2000 मतलब 27 तक। जो कैप मतलब जीरो इमिशन, मतलब कार्बन जो है वो जीरो करने का यहाँ पे टारगेट है। साथ ही साथ यहाँ पे 5 मिलियन टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके ऊपर भी कंपनी फोकस रखे 2030 तक। तो सीधा सीधा कहूँ कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि जो पीएम कुसुम योजना है, तो इस तरीके से जो योजना है, सूर्या घर योजना है, साथ ही साथ पीएलआई जो स्कीम है, सोलर पीवी मॉड्यूल स्कीम है, तो ये जो सारे स्कीम है, हाइड्रोजन मिशन स्कीम है, तो ये सारे स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर चुके हैं। ये सारे स्कीम्स के माध्यम से वही कंपनी को फायदा मिलेगा जो रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो उनमें से सुजलॉन का क्या ग्रोथ है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, तो इसके साथ भी सुजलॉन काम कर रहा है। देखिए सुजलॉन 1166 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, कहां से, इंस्टॉलेशन करने का 370 विंड टर्बाइन। मतलब यहाँ पे जो टर्बाइन्स आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो टर्बाइन्स आपको दिख रहा है, मैं एक बार आपको दिखा दूं। हाँ, ये जो टर्बाइन्स दिख रहा है, इस तरीके से टर्बाइन्स कितना इंस्टॉलेशन करने का ऑर्डर मिला, 370 विंड टर्बाइन। तो वो भी कितना, 1166 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट है। तो ये ऑर्डर किस कहां से मिला, एनटीपीसी की तरफ से मिला। तो सोचिए, एनटीपीसी इंडिया के सबसे बड़े सबसे बड़े पावर जनरेट करने वाला कंपनी है, तो वहां से ऑर्डर मिला, मतलब कितना बड़ा ऑर्डर है। साथ ही साथ आदित्य बिरला ग्रुप, वो भी 552 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट दिया,
175 विंड टर्बाइन को इंस्टॉलेशन करने का, और वो भी राजस्थान एंड गुजरात में। उसी तरीके से जिंदल भी दिया। जिंदल ने 400 मेगावाट का टोटल विंड टर्बाइन सप्लाई का जनरेट करने का भी प्रोजेक्ट दिया है। साथ ही साथ एएमपी एनर्जी जो ट्रांजेक्शन है वो भी 103 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट का टारगेट भी दिया राजस्थान में, और 33 विंड टर्बाइन का जनरेट करने का भी प्रोजेक्ट दिया। साथ ही साथ वेस्टार ग्रीन हाइड्रोजन वन प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने भी 82 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट दिया मध्य प्रदेश में, और टोटल 26 विंड टर्बाइन का इंस्टॉलेशन का टारगेट दिया है। तो सोचिए एक एक करके देखा जाए तो कितना बड़ा टारगेट है, और कंपनी खुद 20.7 गीगावाट का टारगेट लेकर चल रहा है 17 कंट्रीज में। तो सीधा सीधा कहूँ कि स्विट्जरलैंड का कितना स्टेबिलिटी है आप देख सकते हैं। देखिए मैं स्विट्जरलैंड के ऊपर इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर एक पेनी स्टॉक है और 86 से सीधा सीधा 33 तक लो था, तो क्या फिर से वो रिकवरी कर पाएंगे? क्योंकि लगातार जो गिर रहे थे क्या वो उस रिकवरी फिर से कर पाएंगे? क्योंकि अगर चार्ट को देखूं तो चार्ट में एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला। तो मुझे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला, इसलिए मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो आप जानते ही है मुझे किसी भी कंपनी के ऊपर बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वही कंपनी के ऊपर मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको डर का माहौल में जब मार्केट में गिरते हैं शेयर, उस टाइम में डर का माहौल में भी किस तरीके से सर्वाइवल करना है, किस तरीके से कंपनी को रिसर्च करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला है टेक्निकली, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए सीधा सीधा कहूँ कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं, मानता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, बाकी आरओसी आरओई ठीक है, कर्जा तो एकदम ना के बराबर है क्योंकि 84,000 करोड़ का कर्जा, सॉरी मार्केट कैप, और सिर्फ 277 करोड़ का कर्जा है, ना के बराबर ही कर्जा देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कंपनी के इस बार रिजल्ट। तो देखिए कंपनी का जो आशा किया जा रहा था कि इस बार भी रिजल्ट अच्छा आएगा, सचमुच में अच्छा आया। देखिए 1400 करोड़ से सीधा सीधा 2100 करोड़ का टोटल सेल्स दिखा, जो पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा है। अभी कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके अगेंस्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 102 करोड़ से सीधा सीधा 200 करोड़ तक गया। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ। मगर हुआ कुछ ऐसा, पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे मेनली दो रीजन है। पहले रीजन समझ लेते हैं। पहले रीजन है कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस बार ज्यादा हो चुके हैं। कंपनी की जो टोटल सेल्स था उससे एक्सपेंस ज्यादा हुआ है। दूसरी बात, कंपनी की इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ा, साथ ही साथ डिप्रिसिएशन भी ज्यादा हुआ। तो ये कुछ कारण से जिस कारण की वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, और यही कारण की वजह से शेयर में करेक्शन देखने को मिला। अभी एक पॉइंट ध्यान से देखना कि इस कंपनी के ऊपर हम लोग सोच रहे कि कंपनी बेकार हो चुके हैं, कंपनी गिर रहा है तो एग्जिट कर ले, मगर इसी टाइम में देखिए जो एफआईएस है वो खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। डीएस ने तो माल नहीं बेचा, तो किसने माल बेचा? पब्लिक ने बेचा। तो जब किसी कंपनी के ऊपर पब्लिक माल बेच रहा है और इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है तो सोचना कंपनी में एक बाउंस होने का चांसेस हो देखने को मिल जाते हैं। देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि इंस्टीट्यूशन ने माल खरीदारी किया और कंपनी रॉकेट बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर स्टेबिलिटी को देखें तो कंपनी के ऊपर मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन माल खरीदते हैं तो सीधा सीधा कहो कंपनी के ऊपर एक ट्रेंडिंग देखने को मिलता है। जैसे देखिए 2023 के सितंबर माह में, जब सितंबर माह के बाद जब माल खरीदारी किया गया 10% से सीधा सीधा 17%, तो क्या हालत हुआ था चलो एक बार चार्ट में देख लेते हैं। 2023 के सितंबर माह में अगर डेटा देखूं तो ध्यान से देखना, सितंबर माह यहाँ पे था और सितंबर माह के बाद सितंबर टू दिसंबर देखिए किस तरीके से बाउंस किया, और जो बाउंस किया गया है वो कितना है? ऑलमोस्ट 100% बाउंस, मतलब पैसा डबल कर दिया सिर्फ 3 मंथ के अंदर अंदर। तो यही होते हैं पावर। आप इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि इस कंपनी का मुझे कहाँ पे लेवल मिला। देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं चार्ट को तो कंपनी देखिए एक ट्रेंडिंग मोड में है, कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग मोड में है, एक रॉकेट की तरह तो कंपनी भाग रहा था। उसके बाद इस लेवल में एक स्ट्रांगली कंपनी का प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, वहां से कंपनी का बिग क्रैश देखने को मिला। एक बार मैं रेजिस्टेंस आपको दिखा भी देता हूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज। देखिए कंपनी के जो चार्ट बना यहाँ पे ध्यान से देखना, जो लेवल्स में आपको बताऊंगा वो लेवल्स से ही कंपनी क्रैश हुआ था, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। अभी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन क्या होते हैं? देखिए जब भी कोई शेयर नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, उसके बाद फॉल हो जाता है,
तो उसी लेवल को रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है। क्योंकि ऐसे बड़ा फॉल हुआ है तो इसी को सप्लाई जोन कहा जाएगा। कि बड़ा फॉल का मतलब कितना है, ओवरऑल देखा जाए तो 97% तक 93% तक क्रैश हो गया था। उसके बाद कंपनी ने किस तरीके से रिकवरी किया आप देख सकते हैं, किस तरीके से रिकवरी किया, करीबन 1100%। वो भी कितना, ओवरऑल देखा जाए तो 10 ईयर्स में 10 साल में 1100% का रिटर्न दिया, मतलब 11 टाइम्स रिटर्न दिया कंपनी ने। तो क्या फिलहाल के लिए फिर से इस लेवल को ब्रेक कर पाएंगे? अगर मुझे ब्रेक लेवल ना भी देखना पड़े तो क्या मुझे कोई ट्रेड मिला? हाँ बिल्कुल मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं इस ट्रेड को दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस ट्रेड को देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना। आप बैक टेस्टिंग करिए और स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि मेरे कोई रिकमेंडेशन वीडियो होता नहीं है, मैं हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स दिखाता रहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी जब यहाँ पे करेक्शन हुआ था तो यहाँ से क्यों बाउंस किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी की एक स्ट्रांगली क्या है, एक रेजिस्टेंस है। यही लेवल को मैं अगर मार्किंग करूं तो ये कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके थे। तो स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस को यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद बाउंस कर रहा है। तो एक बेस्ट तरीके से बाउंस देखने को मिला और अच्छा खासा यहाँ पे बाउंसिंग देखने को मिला है, जो कंपनी को आगे ले जाने के लिए काफी है। तो शानदार तरीके से बाउंस है। अभी इसी चीज को मैं अगर ध्यान से देखूं, तो ध्यान से देखना चीज को, तो मुझे कहाँ पे ट्रेड मिला। देखिए, क्या मैं सपोर्ट रेंज के बेसिस में काम कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं काम कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से आरएसआई स्ट्रेटेजीज के ऊपर। ध्यान से देखना, आरएसआई स्ट्रेटेजीज का रूल्स क्या है। हमेशा मैं रूल्स का आपको बोलता हूँ कि जब भी कैंडल 200 डेज, ये जो लाइन है ये 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन है 200 डेज का। तो इस लाइन के नीचे जब कैंडल क्लोज होता है उस टाइम आपको देखना है कि आरएसआई आरएसआई के ऊपर लाइन 70 है और नीचे का लाइन 30 है। तो आरएसआई का जो लाइन है वो लाइन कहां तक गया उस टाइम में, वो लाइन 30 के नीचे गया। तो जब 30 के नीचे आरएसआई का लाइन होगा और उस टाइम कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होगा, तो वहां पे मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला इस जगह पे, तो यहाँ से कहां तक ऊपर जाते हैं, मतलब आरएसआई जब ऊपर इस 70 को ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पे एग्जिट जरूर लूंगा। तो देखिए, मैं आपको कोई प्रीवियस बैक टेस्टिंग ना करके ही नहीं बता रहा हूँ। मैं अगर प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा दूं तो ध्यान से देखना, प्रीवियस भी यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम फिगर आउट बना था। देखिए आरएसआई यहाँ पे भी आए थे और कैंडल भी यहाँ पे सेम टू सेम लेवल में यहाँ पे कैंडल बना था। चलो इस कैंडल का टाइम में ही आरएसआई नीचे आए थे। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि कितना रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया था। तो एक बार आरएसआई को चेक कर लेता हूँ। आरएसआई ने 70 को कब ब्रेक किया? इस कैंडल ने, मतलब इस कैंडल के लेवल में 70 को ब्रेक किया। तो ओवरऑल एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तक भी देखूं तो 29% का रिटर्न मिला 56 डेज में। तो इसी तरीके से आप बैक टेस्टिंग करके और भी देख लीजिए, और भी देखिए यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे भी एक बार बना था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे भी बना था। तो आरएसआई यहाँ पे भी एक बार कैंडल बने थे, तो इस लेवल को मैं मार्किंग कर लेता हूँ। और 70 के ऊपर कब गया? इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो फाइनली यहाँ पे भी जो बना था, अगर उसको भी मैं टेस्ट करके देखूं तो फाइनली यहाँ पे तो सिर्फ 25 दिनों में 41% का रिटर्न दिया। उसी तरीके से प्रीवियस भी देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई 30 के नीचे तो आया मगर कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया। तो बाद में कब आया? बाद में आया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार मार्किंग कर लेता हूँ और यहाँ से मार्किंग करके टोटल टारगेट पॉइंट कहाँ तक है? यहाँ तक होगा, कि उससे पहले तो आरएसआई 70 को टच नहीं किया। तो फाइनली यहाँ से अगर मैं यहाँ तक देखूं तो ना के बराबर प्रॉफिट मिला 11%, और वो भी 87 डेज में। लॉसेस नहीं हुआ, फिर भी 87 डेज मतलब 3 मंथ के अंदर अंदर कंपनी 11% का रिटर्न दिया। बढ़िया बात है। तो इसी तरीके से आप बैक टेस्टिंग करके चेक करिए, उसके बाद किसी भी डिसीजन लीजिए। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मार्केट में सीखने में बहुत कुछ है। अगर आप सही तरीके से सीखेंगे, सही तरीके से सारी चीजों को समझेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर ना समझ कर, ना सीख कर ही काम करना शुरू कर देंगे तो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए आरएसआई कब नीचे आया। आरएसआई देखा जाए तो कुछ इस तरीके से कैंडल में नीचे आया। तो यहाँ से मैं अगर इस कैंडल से अगर मैं टॉप तक देखूं, जब आरएसआई 30 के ऊपर गया तो कहाँ पे आया? इस जगह पे। तो सिर्फ के सिर्फ 38 डेज में 17% का रिटर्न दिया, और वो भी कौन सा टाइम में? कोविड के टाइम में। तो कहने का मतलब है कि आपको हर दिशा से, हर जगह से इस तरीके से स्ट्रेटजीज मिल जाएगा। आप स्ट्रेटजीज को एज ए स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, तभी आपको सब कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
दोस्तों के साथ भी शेयर करना और प्लीज एक प्यारा सा लाइक करना। और हाँ, इस वीडियो में टोटल एजुकेशन पर्पस में आपके साथ सारी चीज सिखाया हूँ, किसी भी तरीके से बायन सर का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।